ब्रेकफास्ट हमें चाहिए, तब हमें ब्रश की जरूरत हो या पहले हम ब्रेकफास्ट कर ले आराम से, उसके बाद ब्रश करें? तो मुझे पता चल जाता है कि इस पेशेंट को 6 महीने में या 2 साल में ये बीमारी होने वाली है कि नहीं। कभी भुट्टा खा रहे हैं, कभी गन्ना छील रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं। क्या हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो ओरल हेल्थ पे डिपेंड करती है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायतें होना, इवन उसकी चाल में अंतर आ जाना। सरसों का तेल और नमक मिलाकर से उससे क्या फायदा होता है? ये दर्द नहीं है अगर और आप सडन देख रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। होता होगा ऐसा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पेन है, तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या समझाते हैं, क्या इलाज? अगर हमारा एक तरफ का दांत वर्क नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ पे ही सारा तनाव जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे स्पाइन्स में, रीढ़ की हड्डी में जा रहा है और वहां से हमारी चाल में भी बदलाव दिखते हैं। मेडिकल से दवा लीजिए और खा लिया ऐसे करके? कि पेशेंट कह रहा है मुझे माइग्रेन है, 2 साल से 3 साल से अपने दवाइयां न्यूरोसर्जन से, न्यूरोफिजिशियन से दवाइयां ले रहा है। कम उम्र में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही हो, पेरेंट्स को किस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें डेंटिस्ट के पास न जाना पड़े? रिसर्च में पाया गया है कि बच्चे के अंदर बिहेवियर चेंजेस आते हैं अगर स्ट्रेस हार्मोन मां का बच्चे के पास गया। कि हमारे दांतों का जो ग्रोथ है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है। क्या कहेंगे बैड ब्रीथ को लेकर, क्यों होनी है और कैसे इसका इलाज कैसे? पहली बार जो रीजन था सॉफ्ट टूथब्रश करना। तो क्या जो वायर से एक जो घर्षण की अभी हमने बात की थी, वो अगर गाल में होती है क्या उससे भी कैंसर सिम्टम्स डेवलप होते हैं? तो आज के डेट में सबसे कंसर्निंग पार्ट क्या है कि पेरेंट्स आ रहे हैं जिनका बच्चा 8 साल 9 साल का है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे का दूध का गिरा नहीं और परमानेंट दांत अंदर से निकल आया। साथियों, पॉडकास्ट विद फरहान आकिब खान के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड जिस तरह से हमने आप तक पहुंचाया, काफी पसंद किया आपने, और हमारी कोशिश यही रहती है हर बार हर एपिसोड में कि कैसे आपको घर बैठे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचा सकें जिसकी आपकी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं चेंजेस आए। क्योंकि जितने भी टॉपिक हम चुन रहे हैं हर इंसान से जुड़ा हुआ है और हम हर बात पर डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जब हम डिस्कस करते हैं आप तक पहुंचती है तो आप घर बैठे उसका कहीं ना कहीं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इलाज कर सकते हैं। इलाज तो नहीं कहेंगे, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। खैर, आज शुरू करते हैं। आज हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद हैं और आज का टॉपिक है ओवरऑल हेल्थ डिपेंड ऑन ओरल हेल्थ। और शायद ये सही है या गलत मैं खुद पूछ लूंगा। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर पीयूष रंजन जी। पीयूष रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज बहुत ही बढ़िया, काफी एक्साइटेड लग रहा है आज जी आपके साथ पॉडकास्ट करना। एपिसोड देख रहे हैं हमारे लगातार जो बिल्कुल, मैं जो है बहुत फैन हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर। और आपके सारे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मैंने पॉडकास्ट देखे हैं और सबसे फैसिनेटिंग आपकी मुझे रील लगती है। ओह, थैंक यू सो मच। और सर के साथ भी यही कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से भी रील आप तक पहुंचा सकें। तो सर शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला, क्या हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो ओरल हेल्थ पे डिपेंड करती है? यस ऑफ कोर्स। मैं आपको बताऊं कि हमारे मुंह में जो सलाइवा जो लार आती है जी, हमारा डाइजेशन तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब आप इमेजिन करिए किसी पेशेंट के कुछ दांत नहीं है, जाहिर सी बात है वो खाना नहीं खा पाएगा। अब खाना नहीं खाएगा या चबा के ऐसे अंदर ले लिया तो उसके पेट में इंडाइजेशन होगा, उसको कब्ज होगी, गैस बनेगी। या यूं कह लीजिए कि अगर एक तरफ पेशेंट का दांत सपोज नहीं है और वो दूसरी तरफ से ही खाना खा रहा है तो लेटर ऑन ये देखा गया है कि उसको जबड़े में तनाव होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायतें होना, इवन उसकी चाल में अंतर आ जाना। चाल में उसके पैर एक डकलिंग फेस पैर हो जाते हैं कि पैर फैल करके वो चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है। क्या रीजन सर? ये सब चीजें हमारी नसों से जुड़ी हैं। अगर हमारा एक तरफ का दांत वर्क नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ पे ही सारा तनाव जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे स्पाइन्स में, रीढ़ की हड्डी में जा रहा है और वहां से हमारी चाल में भी बदलाव दिखते हैं। अच्छा, ऐसे में जब आप दांत से चीजें इफेक्ट कर रही है हमारी चाल तक, हमारे पैरों तक, ऐसे में सबसे ज्यादा लोग नजरअंदाज करते हैं, तो मुझे लगता है दांत का दर्द, पेन, मेडिकल से दवा लीजिए और खा लिया ऐसे करके। एग्जैक्टली आपको मैं बताऊं, कभी कभार ऐसे चौंकाने वाले केस में देखता हूँ कि पेशेंट कह रहा है मुझे माइग्रेन है, 2 साल से 3 साल से अपने दवाइयां न्यूरोसर्जन से, न्यूरोफिजिशियन से दवाइयां ले रहा है और मेरे पास जब आया उसको लगा कुछ दांत में भी दिक्कत है, आया और मैंने उसका ट्रीटमेंट किया। वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा तो माइग्रेन ही ठीक हो गया। अच्छा, माइग्रेन अलग चीज है और यहाँ हम दांत से जब आपने ट्रीटमेंट किया माइग्रेन ठीक हो गया। माइग्रेन ठीक हो गया। अब आप सोचिए कि नर्व हमारी कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती हैं, हमारी नसें एक दूसरे से जुड़ी हैं। पेशेंट को डेविएशन हो रहा है कि उसको माइग्रेन है बट वो छोटा सा दांत का दर्द था।
और कहीं ना कहीं लोग वही चीज नहीं पकड़ पाते। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे माइग्रेन से आपने बात की है, कहते हैं डेंटिस्ट बहुत महंगे होते हैं See, और इसका क्या रीजन? देखिए डेंटिस्ट महंगे नहीं, इलाज महंगा है, और इलाज से ज्यादा उसकी लापरवाही, अनदेखी महंगी है। अगर हमारे दांतों में सिर्फ पानी लग रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी मेडिकल स्टोर जाकर के कोई सेंसिटिविटी वाला खत्म करने वाला पेस्ट ले लेंगे। आजकल बहुत ही बेस्ट रेगुलर अवेलेबल है, बट हमने कभी रीजन नहीं फाइंड आउट किया कि मेरे दांतों में पानी लग क्यों रहा है। अब क्या होगा, आपको रिलीफ मिला, आराम मिल जाएगा। कुछ दिन बाद क्या होगा, वहीं पर कैविटी बनना शुरू होगी, वहीं पर आपको जो है दांतों में खराबी आएगी, सड़न आएगी, और अल्टीमेटली आप पेन लेकर के मेरे पास आएंगे। हमेशा ये चीज समझना है कि हमारी बॉडी हमें फर्स्ट साइन पहले देती है, चाहे वो सेंसिटिविटी के फॉर्म में हो, चाहे वो पेन के फॉर्म में हो। अगर हम उसको नजरअंदाज करेंगे तो झेलेंगे हम ही। फिर वो जो आज हमारा मतलब कम पैसे में काम हो सकता था, तो हमने महंगा खुद कर दिया है, खुद महंगा, और फिर हम आप पे डालते हैं डेंटिस्ट महंगे हो। आज की डेट में डेंटिस्ट्री में इतने अच्छे एडवांसमेंट्स हो चुके हैं कि हम टूथपेस्ट के तरीके से ही, सिर्फ टूथपेस्ट यूज करा कर ही कैविटी को खत्म कर सकते हैं। बट वो पेशेंट उस टाइम मेरे पास आए तो आए थे, सही बात। ये सबसे चैलेंज है। वो जो बहुत सीवियर स्टेज में पहुंच जाते हैं, फिर आता है और फिर इलाज महंगा हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि डेंटिस्ट महंगा। बिल्कुल। अब सर, इसमें दो चीजें आपने बताई, सेंसिटिविटी और आजकल बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है। क्या उसके मतलब क्यों होती है सेंसिटिविटी, और उसका इलाज क्या है? दूसरी आपने कैविटी की बात की है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी बताइए, और कैसे इसका इलाज? मैं थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से गाइड करता हूँ इसको। एक्चुअली क्या है कि बचपन से हम और आप कभी भुट्टा खा रहे हैं, कभी गन्ना छील रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, और क्रंची चीजें खा रहे हैं। बट आज की जनरेशन में वो चीजें कम होती नजर आ रही हैं। हाँ, है ना। मैं कहूँ कि मेरा बेटा चना खा रहा होगा तो शायद ये ना के बराबर होगी बात। तो मेरे जब दांतों पे कोई लोड ही नहीं पड़ रहा है, कोई ताकत ही नहीं पड़ रहा, तो मेरे दांतों का विकास प्रॉपर होगा ही नहीं। भाई अगर मैं जिम जाऊंगा तभी तो मेरी बॉडी, मेरी हेल्थ बनेगी। अगर मेरे दांतों की जिम ही नहीं हो रही है तो कैसे मजबूत बनेंगे? फिर उस पे क्या होगा कि हमने कोई भी कड़ी चीज हल्की सी भी खा ली तो दांतों में सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठंडा पानी भी पी लिया तो सेंसेशन, क्योंकि दांत आपका प्रॉपरली बिल्ड ही नहीं हो पा रहा। इसीलिए सेंसिटिविटी की समस्या आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है कि एक ही तरफ से खाना खाते रहना। हमें आपको मैं गाइड करूं, जैसे आप अगर मॉर्निंग में तैयार हुए, आप ये चीज देखेंगे कि आप राइट पैर में सबसे पहले शू पहनते हैं, बाद में लेफ्ट, और ये आपका पैटर्न है। सेम ये पैटर्न फॉलो होता है हमारे खाना खाते हुए, कि हम एक ही तरफ से खाए जा रहे हैं, हमें दूसरी तरफ का पता ही नहीं चल रहा। तो एक तरफ से खाने से क्या हो रहा है, इधर के दांतों में तनाव बढ़ रहा है, इसी में कैविटीज हो रही, इसी में सेंसिटिविटी हो रही। ये रीजन मतलब किसी चीज से ज्यादा काम ले लेना तो जाहिर सी बात है थक जाना, या फिर उसको जो भी कंडीशन उसकी बिगड़नी है वो बिगड़ेगी, और इसी वजह से हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है। अच्छा, सेम चीज जब आप खाना खाने को लेकर कह रहे हैं कि एक तरफ से ज्यादा अगर हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी खाने में, तो चीजें ऐसे बिगड़ती है। जो गुटखा खाने वाले लोग, वो भी ऐसा देखा जाता है कि मैक्सिमम एक तरफ खाते हैं और रख भी लेते हैं, कुछ तो ऐसे सो भी जाते हैं। क्या कंडीशन होती है? मैं आपको बताऊं, सबसे कॉमन फैक्टर जो उत्तर प्रदेश में स्पेशली हम लोग के शहरों में है, उसमें पहली बात आती है टोबैको पॉच केरेटोसिस, यानी कि तम्बाकू को या खैनी को हमने एक पॉकेट में यहाँ रख लिया, अब उसको रखे हुए अपना काम कर रहे हैं, अपना जो भी जॉब है वर्क कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और वो पॉकेट वहीं पे बना हुआ है। अब आप इमेजिन करिए, टोबैको बेसिकली प्योर एक एसिडिक फॉर्म में आपको मिला है जी, और उसको अपने मुंह में सबसे सेंसिटिव एरिया में रखा और 2 घंटे तक वो रखा हुआ है। अब आप सोचिए उसके जो कंटेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो आपके बॉडी के अंदर डायरेक्ट जा रहे हैं। तो बॉडी क्या करती है, उसी के अगेंस्ट में अपना एक वॉल खड़ा करती है, और वही वॉल आगे चल के हमारे लिए खतरा बनाता है। अच्छा, जब भी कोई ऐसा पेशेंट है आपका जो गुटकी की वजह से आया है, क्या उसको सलाह देना चाहेंगे अगर मान लिया वो नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है कितनी, जब वो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब ऑपरेट कराना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो छोड़ते हैं। उससे पहले वाले मैंने नहीं देखे कि वो छोड़ते हैं, बहुत कम होंगे एक्सेप्शन की तरह। तो क्या वाइट पैचेस जब पड़ना शुरू होते हैं, क्या वो शुरुआत होती है कैंसर की? हाँ, सी एक्चुअली मैं बताऊं, कैंसर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम सुबह उठे हमें पता चला कैंसर हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी बीमारी बनने से पहले वो आपको साइंस देगी, वो सिम्टम्स देगी, हमें बस उसको पहचानना है, समझना है कि हम किस स्टेज पे, किस स्टेप जाके खड़े हो गए हैं। अब जैसे कैंसर के पहले कंडीशन जिसको प्री कैंसर कहते हैं,
प्री कैंसर यानी कि बॉडी के अंदर आपको 5-6 साइंस मिलेंगे जहां पे आप जान जाइए कि भैया बस यही रुक जाना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। पहला साइन आपको मिलेगा मुंह का कम खुलना, मुंह में तनाव आना, जो हमारे चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, एकदम टाइट हो जाएंगे। तो वहां पर आप जानेंगे कि भैया अब ये फर्स्ट स्टेज आ गया हमारा, अब मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं तो मुंह का खुलना और कम होता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, या इसके साथ ही साथ कि मुंह के अंदर, गाल में अंदर आपके व्हाइट कलर का, रेड कलर का, ग्रेइश ब्लैक कलर के स्पॉट्स, चकत्ते बन जाना। जी जी। एक ही तरफ बार बार घाव बन जा रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या आपको लग रहा है आपकी आवाज में कुछ बदलाव सा आ रहा है, तो वहां पे आप जान जाइए कि बस अब ये मेरी लास्ट स्टेज हो गया। अब इसके आगे मैं चढ़ा, आगे बढ़ा मैं, तो मुझे श्योर शॉट एक कैंसर नाम की बीमारी हो जाएगी। यहाँ तक के लेवल पे एक डेंटल सर्जन आपको ठीक करके वापस नीचे ला सकता है, आपको एक हेल्दी माउथ दे सकता है, पर आपको अपना मनोबल बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा कि मुझे आज से मसाला नहीं खाना है तो नहीं खाना। अच्छा, जो लोग खाते रहते हैं, मान लीजिए शुरुआत दिन, मतलब खैर ऐसे मैसेज तो मैं नहीं देना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में अगर वो खा रहा है और एक साइड से ही खा रहा है, तो वो जो भी पैचेस की बात की है आपने, 2-3 कलर के होते हैं, रेड एंड ग्रे, तो ऐसे होते हैं। ऐसे में अगर हम राइट साइड खा रहे हैं, फिर एक तरफ बहुत ज्यादा उसको दबाव ना देते हुए दूसरी तरफ चेंज करते रहते हैं, तो भी कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशन एक तरह से वो माना जाएगा। मैं आपको चीज बताऊं, हमने एक तरफ से सपोज आज कुछ खाया, इधर से क्वांटिटी थी, अब ऐसे कंटेंट ने तो आपके इधर का एनवायरमेंट डैमेज कर दिया। अब आप चाहे इधर शिफ्ट करें चाहे ऊपर शिफ्ट करें, वो एसिड कंटेंट तो पूरे मुंह में फैलता हुआ वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। धीरे धीरे जैसे चोट पहुंचते पहुंचते बॉडी एक दिन थक जाएगी और आपसे कहेगी भैया जब आप नहीं सुन रहे हैं तो हम भी नहीं सुन रहे। सही है। और फिर वो लाइंड अप हो जाता है, आप फिर एक नए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं जहाँ पे हम भी कुछ नहीं कर सकते आपकी। ओके, अब जब अभी तक खाने पीने की और तमाम ऐसी चीजों की बात हो गई है, फिर हम बहुत बेसिक करते हैं, जो हम सुबह उठकर सबसे पहले शुरुआत हमारी होती है ब्रश करना। सर, ब्रश करने का सही तरीका क्या है? एक ब्रश कितनी देर तक करना चाहिए और कितने दिनों तक करना चाहिए? मतलब लास्ट उसको कब ऐसा लगे कि अब इसको फेंक देना है, यूज नहीं करना। अमूमन देखा जाता है जब वो फट के फ्लावर हो जाता है तब तक हम उसे करते रहते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी मेंटालिटी है यहाँ के इंडियंस में है कि जब तक वो पूरा बुके ना बन जाए तब तक हम उसको यूज करते रहेंगे। मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताता हूँ ब्रशिंग को लेकर के। पहली बात तो ये रही कि बचपन से लेकर अभी तक हमने किया मीडियम ब्रशेस। मीडियम ब्रशेस यानी कि वो थोड़े से हार्ड होते हैं बट वो सॉफ्ट भी नहीं होते। अब मीडियम ब्रशेस में खासियत क्या थी कि जो हमारी मेमोरी, मसल मेमोरी डेवलप हुई बचपन से आज तक, वो मेमोरी सेम बनी। बिल्कुल सर, ब्रश भी है, थोड़ा करते हुए दिखाएंगे। जैसे ये एक ब्रश है, इसके देखिए ब्रिसल्स हैं, इसको धागे कहते हैं, ब्रिसल्स हैं, ये कुछ क्रिस क्रॉस फॉर्म में। अब ये एक मीडियम ब्रश है यानी कि थंब पे इसको दबाने में ये बेंड नहीं हो रहा। अच्छा, बचपन से मैं इसी ब्रश को करता आया, मेरी जो मसल मेमोरी है डेवलप है, ये दांत पे कितना प्रेशर देना है मुझे पता है। अब इसकी बाजुओं से जोर लगाते हैं जी, बट एग्जैक्टली क्या, उसको हमें कलाई से जोर लगाना होता है, हमें कलाई को मूवमेंट देना है ना कि बाजू। एज अ पेंटर जब आप कलाई से ब्रशिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको पेन कलाई में हो रहा है, उस दिन आप जानेंगे दिस इज द राइट वे टू ब्रश। अब समस्या क्या आ रही है, आज की डेट में हम ब्रश का सिलेक्शन कर रहे हैं वो इस बिहाफ पे कि वो एक्सपेंसिव है, वो महंगा है तो अच्छा होगा। अब अच्छे ब्रश में क्या है कि वो सॉफ्ट है, यानी कि अगर आप प्रेस करेंगे तो पूरा ही वो बेंड हो जाएगा, पूरा मुड़ जाएगा। सोचिए, इमेजिन करिए कि मेरी मसल पावर वही है, मेरी ब्रशिंग करने की तरीका वही है, मैं ब्रश को अब ले आया सॉफ्ट, अब मैं उसको जब कर रहा हूँ तो वो धागे मुड़ जा रहे हैं और वो हमारे दांतों को काटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आज की डेट में ये पाया जा रहा है कि वो लोग जो सॉफ्ट ब्रश कर रहे हैं बट उनका तरीका पुराना वाला है, उनके दांत घिस रहे हैं, कट रहे हैं। मतलब ब्रश भी आपका दांत घिस सकता है सिर्फ गलत तरीके से करने से। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे क्या होता है कि मुझे अगर सेंसिटिविटी सेंसेशन हो रहे हैं तो मैं टूथपेस्ट चेंज करूंगा, मैं डॉक्टर से सलाह दूंगा, बट जो सबसे बड़ा रीजन है ब्रश और उसका तरीका, ये मेरा गलत है। कितना टाइम होना चाहिए एक ब्रश करने? हाँ, मैं आपको मजे की बताऊं, पहले टाइम दिया तो गया जी, जितना हमारी ब्रशिंग का जो एक्टिव पार्ट होता है ब्रिसल्स का, यही आपकी दांतों में क्लीनिंग का काम करता है। अब इसका टाइम जो है, अगर सॉफ्ट ब्रश कर रहे हैं आप तो मैक्सिमम 18 से 20 दिन। 18 से 20 दिन?
जिस कुछ ऐसा नहीं कह जाए कि 18 महीने कर रहा हूँ एग्जैक्टली 3 से 4 महीना ऑन एन एवरेज। अब कुछ पेशेंट्स कहते हैं मुझे याद भी नहीं था कि मैंने लास्ट टाइम ब्रश करता था। 18 से 20 दिन के बाद इसकी क्लीनिंग कैपेसिटी, दांत को साफ करने की क्षमता खत्म हो गई। अब हम इसको ब्रश नेक्स्ट मंथ भी कर रहे हैं, थर्ड मंथ भी कर रहे हैं, तो आप यूं समझिए ये इक्वलेंट बराबर है कि आप उंगली पे पेस्ट लगा के ब्रशिंग कर रहे हैं। ओके, तो अब जो इसके ब्रशेस अंदर जाते हैं, जो सफाई करते हैं, वो पहुंच नहीं रहा है। पहुंच भी रहा है तो वो क्लीनिंग कर ही नहीं पा रहा। अब कर क्या रहा है, वो कर रहा है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बढ़ा रहा है, यानी कि दांत को घिसने की क्षमता अब बढ़ती जा रही है। तो जितने दिनों बाद आप ब्रश चेंज करेंगे, आपके दांत की घिसने की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाए। और लोगों को लगता है दांत इतना हार्ड होता है कि वो घिसता ही नहीं, तो लोग अब घिसते चले जा रहा है। आपने बचपन में कहानी सुनी थी ना, वो कुएं पे पत्थर पे रस्सी जब खींचते थे तो कुछ दिमाग क्या हुआ, रस्सी के निशान उस पत्थर में पड़ गए। तो वैसे ही ये रस्सी है और ये कुएं का पत्थर। क्या ये आइडिया। अच्छा, एक सुबह उठ के मॉर्निंग में हमने ब्रश स्टार्ट किया, कितने मिनट कितने सेकंड हमें ये करना चाहिए? हाँ, मैं कुछ चीजें इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा आपको मैं। जैसे हमने सुबह सबसे ज्यादा इशू क्या है मेरे यहाँ पे, जो फीमेल पेशेंट है वो अराउंड 70% है एज कम्पेयर टू मेल। रीजन बीइंग, एक लेडी जो हाउस वाइफ है, होम मेकर है, उसको सुबह हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो सबसे कम टाइम उसको मिला है अपने दांतों की ब्रशिंग। फटाफट 40 सेकेंड, इट इज द एस्टिमेटेड इंडियन टाइम, 40 सेकेंड में एक लेडी अपने दांतों को ब्रश करके फटाफट अपने वर्क में स्टार्ट लग जाती है। और यही मेल्स में भी देखा गया, बच्चों को स्कूल जाना है फटाफट ब्रश करा रहे हैं, जो मेल मेंबर्स हैं जिनको ऑफिस जाना है फटाफट ब्रश कर रहे हैं। तो वहां पे ट्रबल क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए मुझे सर दर्द हुआ, मैंने बाम लगाया, क्या तुरंत सर दर्द मेरा सही हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। ब्रश जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं उसके अंदर 13 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है। दांतों में कैविटी खत्म करना, मुंह से अगर बैड ब्रीथ आ रही, स्मेल आ रही है, इसे खत्म करना, मसूड़े को मजबूत बनाना, कैविटी से दांतों को बचा के रखना, ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज हमें आपका टूथपेस्ट देता है। अब मैं 40 सेकेंड्स के लिए पेस्ट अपना मुंह में लगाऊंगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी दे पाएगी? जस्ट वन प्रॉपर्टी, डिटर्जेंट। आप कपड़े को धुलते हैं वैसे ही आपने अपने दांतों को धुल लिया, और कोई प्रॉपर्टी आपको स्पेस से नहीं। आइडियल टाइम 3 मिनट्स है, बट इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमारे पेरेंट्स ने हमें ब्रशिंग सिखाई कि ब्रश करिए और टंग क्लीन करिए, बट एक पार्ट छूट गया, वो है गम थेरेपी, यानी कि मसूड़ों को तो साफ किया ही नहीं, करते ही नहीं। मसूड़े हमारे वो हैं जो हमारे दांतों की हेल्थ को बनाए, मेंटेन रखते हैं, दांतों को मजबूत रखते हैं। न्यू है तरह से बहुत। अब इशू क्या आ रहा है कि हम ब्रश कर रहे हैं, टाइमिंग आइडियल क्या है कि 2 से 3 मिनट आप ब्रश करिए, ब्रश करने के बाद खुला करिए, चाहे तो जो फोम बना है आप फिंगर से उसी फोम से गम की मसाज करिए फॉर 1 मिनट, फिर गार्गल करिए, खुला कर लीजिए। अच्छा, अब सबसे बड़ा गेम क्या है कि ब्रश करने के बाद 20 मिनट से आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, आफ्टर ब्रशिंग हमें आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। हम तो बस नाश्ता लगता था तो ब्रश करते हैं और तुरंत। एग्जैक्टली, वो मैंने बताया, पाम लगाया तो दिन ठंडा तो होगा। हाँ। तो जो ब्रश का, जो टूथपेस्ट का केमिकल्स है, जो आपको मेडिसिन उसके फॉर्म में मिल रही है, वो अपना इम्पैक्ट दिखाने को टाइम तो मिले। बिल्कुल, हम देते हैं। आपने ब्रश किया, कुल्ला कर लिया और तुरंत आपने चाय पी, उसका सारा इफेक्ट खत्म। सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम नाइट में ब्रशिंग नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, सिंगल मतलब एक टाइम करते हैं, एक टाइम, जबकि ट्वाइस इन अ डे होना चाहिए, या 1 इन अ डे 1 इन अ नाइट। समझिए कि क्यों होना चाहिए जी। मैंने मॉर्निंग ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, सब किया, फूड आइटम्स खाते गए और हमारे दांत को गंदा करके हम सो गए फॉर अराउंड 6 to 8 आवर, हम सो गए। अब वो हमने एक कैविटीज को टाइम दे दिया कि भैया मैंने तुम्हारे लिए पूरा बेड सजा दिया है, आओ आराम से लेटो, खाओ पियो, और नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास पहुंचेंगे मेरे कैविटी क्या हो गया। तो दिस इज अ रीजन, आप सुबह एक बार को चाहे भूल जाइए, रात को ब्रश जरूर करें। और जाहिर सी बात है सर, अगर हम रात को ब्रश कर रहे हैं, सुबह किया हमने ट्वाइस इन अ डे, एक रात को किया, और फिर रात को जो फ्रेश मुंह लेकर हम लेटे हैं, तो क्या जब हम सुबह उठ रहे हैं तो जब ब्रेकफास्ट हमें चाहिए तब हमें ब्रश की जरूरत हो, या पहले हम ब्रेकफास्ट कर ले आराम से, उसके बाद ब्रश करें? यही बात है, आपने रात को ब्रशिंग कर लिया, आपने अपना पूरा घर क्लीन करके रखा, सुबह आपको जो फ्रेश सलाइवा, जो मुंह में पानी आएगा, वो फुल ऑफ गुड बैक्टीरिया रहेगा।
आप पानी पीजिए, वो सारे बैक्टीरिया आपके पेट में, आपकी गट हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका डाइजेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करिए, देन आफ्टर ब्रश योर टीथ। अब आपका क्या मामला रहा कि आपने ब्रेकफास्ट से जब ब्रश कर लिया, उसके बाद अब आपका लंच तक दांत एकदम नीट एंड क्लीन है, तो इससे अच्छी क्या बात है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि जो मेंटेलिटी हमारी है, सुबह उठना है, ब्रश करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है। अब हमने मुंह साफ किया, फिर खा लिया, अब जो फूड आइटम हमारे पार्टिकल्स रह गए हैं वो दिन भर हमारे दांतों में है। अब जब हम रात को ब्रश कर लेटते हैं, मुंह फ्रेश है हमारा, हम सुबह उठते हैं, सर ये मम्मी लोग नहीं मानते कि सुबह उठ रहे हैं और आप हमें हॉट वाटर दे दीजिए या ब्रेकफास्ट ऐसे ही करेंगे, उसके बाद हम ब्रश करेंगे। इसका तो थोड़ा सा वो हमारे घर की माँ के लिए जरूर आप बता दीजिए। सी एज अ मदर मैं आपको इस चीज बताऊं कि बच्चा मेरा सोने वाला है, मैं ग्लास से दूध पिला के सुलाऊंगी। अब आपने क्या किया भाई, दूध के अंदर जो बैक्टीरिया है वही तो मिल्क को कर्ड दही में बदल दिया। आपने वो सीधे बैक्टीरिया का कॉलोनी बच्चे के मुंह में दे दिया, बच्चा पीकर के दूध सो गया। अब आप इमेजिन करिए वो दूध वो दही बच्चे को कितना नुकसान पहुंचाएगी। कैविटीज जो बन रही है उससे कुछ ना कुछ कारण तो हम ही बना रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो एज अ पेरेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात, बच्चों में ब्रश के एक संस्कार, एक हैबिट आप अभी से इंकॉर्पोरेट करिए, बनाना शुरू करिए। अगर नाइट ब्रशिंग नहीं हो पा रहा, लेट्स सपोज आप मीटिंग्स में चले गए, पार्टी में चले गए, बच्चा सो गया, तो एटलीस्ट आप शाम को 7 से 8 बजे ही ब्रश करा दीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ करा रहे हैं, एक हैबिट डेवलप करना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे कुछ दिन बाद बच्चा खुद ही रात को ब्रश करना स्टार्ट कर देगा। अभी क्या हुआ, मेरे सिस्टर साइन वो यूएस में है, वो उनके बच्चे रात को ब्रश करके सोते थे। मेरे बेटे को हैबिट नहीं थी, मैंने कई बार सिखाया समझाया डांटा, लेकिन वो नहीं माना। अब क्या हुआ, जो मेरे सिस्टर्स के बच्चे आए वो रात को ब्रश करते थे, मेरे बेटा उनको देख के सीख गया। अब वो रोज रात को ब्रश करके सो रहा है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, देखने का माहौल बनाना पड़ता, माहौल बनाना पड़ता। तो आप अगर खुद से ब्रशिंग करेंगे, आपका बच्चा खुद सीखेगा। तो ये थी ब्रश की बात। अब टूथपेस्ट क्या, मार्केट में बहुत से टूथपेस्ट है और अमूमन हम हमारे कल्चर सोसाइटी में ये देखा जाता है कि टूथपेस्ट मतलब कोलगेट मैक्सिमम, तो यही है क्योंकि जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट की गई। बिल्कुल, अब तो उसमें नमक भी ढूंढा जा रहा है और क्या क्या। खैर सर, कौन सा टूथपेस्ट सच में हमें फायदा देता है? और कुछ बीच में ऐसे रूमर्स भी आए कि कोलगेट से ही करने से कैंसर के सिम्टम्स हमें आते हैं, और तो हम कौन सी सेफ है और कौन से बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग, क्या आप देना चाहेंगे? मैं एक चीज बताऊँ आपको, मैं किसी को कंपनी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बट द फैक्ट ये है कि हर पेशेंट के ऊपर जो टूथपेस्ट है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा है। हमारे आम लोगों में वो वेरी कर रहा है, यानी कि अब मैं आपसे कहूँ कि एक ही पेस्ट का नाम बताऊं वो सब लोग करिए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं, मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी को थायराइड की शिकायत है, तो जाहिर सी बात है उनके मसूड़े कमजोर होंगे, लूज होंगे, तो वहां पे वो उनको पेस्ट करना है जो उनके मसूड़ों की हेल्थ को बढ़ाए, मसूड़ों को मजबूत बनाए। तो कुछ टूथपेस्ट के नाम बता देता हूँ जो कि स्पेशली हैं उन पेशेंट्स में जो कि डायबिटिक है या थायराइड जिनको समस्या है। वहां पर क्या है, उनके मसूड़े स्वेल हो रहे हैं, फूल जा रहे हैं, उससे ब्लीडिंग का इशू आता है, या मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर टूथपेस्ट आता है, जैसे कि पेप्सोडेंट का गम केयर आता है, एक ओरल बी का आता है ऑलराउंडर, एक पेस्ट आता है गम प्रोटेक्शन कोलगेट का। ये वो पेस्ट बनाए गए हैं जो आपके मसूड़े की हेल्थ को अच्छा करे। अब लेट्स सपोज आपको लग रहा है कि मेरे दांतों में कैविटीज की समस्या ज्यादा हो रही, तो कोलगेट का कैविटी प्रोटेक्शन करिए, है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे दांत अपने व्हाइटिश चाहिए, तो आप हिमालय का स्पार्कलिंग व्हाइट करिए या कोलगेट का विजुअल व्हाइट करिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका पेस्ट उसका आपसे है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ अपना ओवरऑल हेल्थ को दांतों का अच्छा रखना है, तो वहां पर कोलगेट का आता है टोटल, पेप्सोडेंट का आता है कंप्लीट प्रोटेक्शन, और ओरल बी का आता है हेल्दी 32। ये वो पेस्ट है जो आपके दांतों को कंप्लीट प्रोटेक्शन देते हैं। आयुर्वेदिक पेस्ट के लिए मैं पर्सनली आपको सजेशन नहीं दूंगा। रीजन बीइंग क्या होता है कि दांतों को घिसने की क्षमता जो होती है वो आयुर्वेदिक पेस्ट में एलोपैथी से ज्यादा है। जो जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक पेस्ट में पड़ती हैं उनके रेशे होते हैं, और जब दांतों पे हम उन रेशों से सफाई करते हैं तो वो दांतों को घिसना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसलिए लॉन्ग टर्म तक आयुर्वेदिक पेस्ट नहीं यूज करने चाहिए। लॉन्ग टर्म
अच्छा, कुछ लोग टूथपेस्ट के साथ आता है, जिसको जो समझ में आ गया फिर वो उसके साथ सालों कर रहा है। हाँ। तो उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सी दो चीजें समझते हैं। पहली बात तो ये रही कि मुझे अगर सर दर्द नहीं हो रहा तो मैं बाम क्यों लगा लूं? अब ऐसे समझिए कि एक पेस्ट का ऐड आया कि उसमें लौंग पड़ा है। अब वो हमने भी किया, लोगों ने भी किया, बहुत अच्छा लगा। फिर वो देख रहा हूं मैं कि वो हर परिवार में, हर घर में कंटिन्यूटी चल रहा है वो। जब मेरे दांतों में दर्द नहीं हो रहा तो मैं रोज लौंग का पेस्ट लगा क्यों रहा हूँ? कोई बिल्कुल, जब सर में दर्द नहीं है तो हम डेली बाम लगाने की जरूरत नहीं। अब वहां पे क्या इशू है कि लौंग हम जब रोज अपने दांतों पे लगाएंगे तो मेरा दांत तो सुन्न हो जाएगा, अपनी तकलीफ बता ही नहीं पाएगा। इट डिस्ट्रॉयड डिसेंसिटाइजेशन, कि हमने दांत की नसों को ही मार दिया। जब वो हमें तकलीफ बताएंगी नहीं तो मेरे लिए तो पेस्ट सबसे अच्छा है। बट आगे चल के क्या होगा, वही तकलीफें दूसरी बीमारियों में बहुत सीवियर केसेस वहां से निकले। तो वहां पर फिर सवाल ये आता है कि जब डॉक्टर साहब वो 5 साल नहीं खा रहे थे तो मुझे ये बड़ी बीमारी कैसे हुई? दिस इज द रीजन। आप अपने दांतों को खुद ही मार रहे हैं, अनजाने में मार रहे हैं, और फिर वही दांत जब रिवर्ट कर रहा है तो आपको तकलीफ है। सर, इससे हटकर थोड़ा हम बात करें, कैंसर सिम्टम्स कैसे लोग पहचाने? नहीं खा रहे हैं गुटखा, बहुत चीजों का ध्यान दे रहे हैं, बावजूद उसके कब लगता है कि हम कैंसर के बहुत करीब आ गए हैं, क्या करते हैं? कैंसर में मामला क्या है कि जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये काम करिए कि टैप वाटर बंद कर दीजिए, मिरर के सामने खड़े हुए 3 मिनट ब्रश करिए, कुला करिए, उसके बाद अपने मुंह पर अंदर से देखिए। रोज नहीं, महीने में 2 बार देखिए, क्या मेरे मुंह में कोई व्हाइट कलर का पैच दिख रहा है? कोई ऐसा घाव जहाँ पे खाना खाने से जलन हो रही थी, तीखा लगा था? मेरी आवाज में कोई बदलाव मैं महसूस कर सकता हूँ क्या? और मुंह के अंदर कोई चकत्ते पड़ रहे हैं, ऐसी कोई चीज दिख रही है? अगर मैं पान मसाला खाता था तो क्या मेरा आज मुंह कम हो गया है? एक और चीज बताऊं, जैसे मेरे यहाँ पेशेंट आते हैं, अब वो उंगली डाल करके मुंह में देखते हैं और वहां से वो श्योर रहते हैं कि मुझे कैंसर नहीं होगा। अच्छा, वो कुछ हाँ 4 उंगली डाल करने वाला जी। ये कोई क्राइटेरिया नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप 4 उंगली डाल करके बता देंगे मुझे कैंसर नहीं है तो तब तक खाते रहे। है ना। लेकिन ये कि जो ये 5-6 सिम्टम्स हैं, एज अ क्लिनिशियन जब मैं पेशेंट का मुंह खोलता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि इस पेशेंट को 6 महीने में या 2 साल में ये बीमारी होने वाली है कि नहीं। मैं पेशेंट्स को इसके लिए वार्न भी करता हूँ कि अगर आपने अपनी हैबिट्स को सुधारा नहीं तो आप एक बड़ी बीमारी के इसमें चपेटे में आ जाएंगे। जो मान गया वो ठीक है, जो नहीं माना वो बीमारी इसको हो जाती है। और अगर सारे लोग मान जाएंगे तो फिर आपकी क्लिनिक बंद हो जाए। ये भी जरूरी है क्या? अच्छा सर, आपकी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस में सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा है? सिर्फ प्रैक्टिस में चैलेंजेस तो एक कॉमन पार्ट है हम लोग की लाइफ का, बट हाँ एक कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके लिए हमें बहुत अलग से प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। स्पेशली जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, एक गर्भवती महिला है जिसके दांत में दर्द हो रहा है, विद एक्सट्रीम पेन हो रहा है, उसको देयर इज अ स्वेलिंग, पस डिस्चार्ज हो रहा है और एक कॉम्प्लिकेटेड केस है। अब वहां पर हमारे ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया, प्रोटोकॉल सब चेंज हो गया। सबसे पहला काम तो ये है कि एज अ डॉक्टर मुझे उस माँ को इश्योर करना है कि आपका बेटा स्वस्थ रहेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा आपका, और माँ को कहना है कि भैया आप ठीक रहेंगे, जो मैं ट्रीटमेंट करूंगा उसमें आपको मैं कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। और इससे चैलेंजिंग है उनके फैमिली वालों को समझाना कि नहीं, मैं माँ बच्चे दोनों का ख्याल रख करके ही ट्रीटमेंट करूंगा। अभी आपको एक केस बताऊं, मैं लास्ट की बात है, एक गोंडा की बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर ने, एक गायनेकोलॉजिस्ट ने मेरे पास केस भेजा। तो पेशेंट का डिलीवरी का आज डे है और उसमें उसको एक्सट्रीम पेन हो रहा है दांत में, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसमें एनेस्थीसिस्ट डॉक्टर ने कह दिया कि हम इनको बेहोश नहीं कर सकते। डॉक्टर का फोन आया कि सर एनी हाउ इस पेशेंट का डेंटल प्रॉब्लम ठीक करिए ताकि मैं इसकी डिलीवरी करा पाऊं। अब मेरे तो कान खड़े, मैंने सब स्टाफ वाले मोड पे लगाया, वो पेशेंट आई, मैंने देखा कंडीशन काफी कॉम्प्रोमाइज थी, मैंने तुरंत ही एक इंसिजन दिया, कट किया और जितना भी पस था सब ड्रेन करके एनी हाउ पैक करके उसको वापस भेजा, फिर उसकी डिलीवरी हो पाई। अब मुझे उस टाइम तक डर था कि कहीं अगर यहीं पर उसको लेकर पेन उठ गया तो मेरा चैम्बर तो गाड़ी मार्ट हो जाएगा। और उसके लिए आप तैयार हुए थे। तो लेकिन ये सबसे बड़ा इशू आता है कि एज अ मदर जब हम प्रेगनेंसी के हालत में होते हैं और मेरे दांतों में दर्द होना शुरू होता है, तो वहां पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े,
एनी हाउ ठीक कर लें, बट वहां से हमारे केसेस और खराब होना शुरू हो जाता है। अगर दांत में कैविटी है तो वो अपने आप नहीं खत्म होगी, बढ़ेगी, पर डे बढ़ेगी और 5-6 महीने में आपको ये परेशानी बड़ा कर देगी। आपने जब चैलेंजिंग केस की बात की, ऐसे में प्रेगनेंसी में के जो पेशेंट आते हैं उनकी सर मेन तो उस वक्त आप एज अ ट्रीटमेंट उनको मेडिसिन भी नहीं दे सकते क्योंकि कंडीशन ऐसी है। हाँ, एक्चुअली वही है कि इसमें प्रोटोकॉल, हम एक हायर रेंज में एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते, पेन किलर नहीं दे सकते, पेशेंट को और बच्चे को किसी तरीके के हम तकलीफ नहीं दे सकते। एक्सरे भी अगर करना है तो बहुत लिमिटेशंस में हम एक्सरे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क हमारे पास ये होता है कि पेशेंट का दर्द खत्म करना है एनी हाउ, बिना दवाई दी या मिनिमम से मिनिमम दवाई दिए कि पेन बढ़ेगा, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, नहीं बर्दाश्त होगा तो दवाई खा सकते हैं, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पेशेंट्स को दवाई ना लेनी पड़े। सर जब प्रेग्नेंट महिलाओं की बात हो रही है, आखिर क्यों प्रेगनेंसी के टाइम उनमें दांतों की ऐसी प्रॉब्लम पड़ जाती है, क्या बात? हाँ, मैं आपको बताऊं, प्रेगनेंसी में जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है मूड स्विंग का। महिलाओं में मैं भी हस्बैंड हूँ, मैंने भी बहुत से मूड स्विंग फेस किए हैं। और दूसरा इशू आता है फूड क्रेविंग का। कभी रात को 2 बजे आइसक्रीम खाना है मेरी वाइफ को, या कभी पानी के बताशे खाने हैं, तो है ना, हंगर एकदम से लग गई, एकदम से भूख लग गई। तो वहां पे क्या हो रहा है कि हमारा ओरल हाइजीन जो है, मुंह का जो एनवायरमेंट है, उसका मेंटेनेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यानी कि हम ब्रश तो सुबह कर रहे हैं, उसका दिन भर कुछ ना कुछ, स्पेशली मीठा। तो वहां पे क्या हो रहा है, अच्छा प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे गम्स लूज हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन बन रहा है जो बच्चे के डेवलपमेंट में काम आ रहा है। तो वही क्या हो रहा है कि किसी का अगर अक्कल दांत फंसा है तो वो भी ग्रो करने लग रहा है, तो वहां पर पेन इश्यू समस्या शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा ट्रबल क्या आ रहा है कि मसूड़े जब फूल रहे हैं तो वहां से ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन डेवलप हो रहे हैं। तो ये परेशानियां ऐसी हैं जिनको आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहले गम मसाज पे फोकस करिए। आपने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा पेस्ट फिंगर पे लेकर के आप अपने गम्स की मसाज, ये हैबिट बनाइए कि गर्म पानी में नमक डाल के कुला करना ही है दिन में 1 बार, जिससे मुंह का आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहे, उसके अंदर जो भी इन्फेक्शंस डेवलप हो रहे हैं वो यही खत्म हो जाए। अच्छा, एक और चीज समझते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो बहुत ही सेफ हैं, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट मैंने करा प्रेगनेंसी में, आपने सफाई करा लिया प्रेगनेंसी में, ये सबसे आपके बच्चे को या आपको कोई भी असर नहीं आना है, और ये पेनलेस मेडिसिन के बिना ये ट्रीटमेंट्स होने हैं। अच्छा, मैं पूछने भी वाला था कि प्रेगनेंसी में कौन से ट्रीटमेंट सेफ हैं? अब मान लीजिए किसी का दांत बहुत दर्द हो रहा है, एनी हाउ मैंने किसी तरह से मैनेज किया उसको, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो हमारा 4th, 5th और 6th मंथ होता है, ये सेफेस्ट टाइम होता है जहां पर हम एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत को भी निकाल सकते हैं। तो और ये पूरी गाइडलाइंस में है, इसको फॉलो करते हैं तभी ट्रीटमेंट हो पाता है। तो आज की डेट में आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेगनेंसी में आपको दांतों में तकलीफ है, डॉक्टर से मिलिए, जो इश्यू है डॉक्टर आपको ठीक करेगा। बिल्कुल। आपने इसमें एक और बात की है कि कुछ ऐसी चीजें जो आपने बताई कि आप घर पे ठीक कर सकते हैं। अमूमन हमारे मोहाल कल्चर में देखा जाता है कि जो अभी पुराने लोग हमारे घर में हैं कि किचन में वो सरसों का तेल और नमक मिलाकर, सिर्फ उससे क्या फायदा होता है, या ऐसे और चीजें जो घर में की जाती है, क्या सच में वो मतलब उससे ट्रीटमेंट हो सकता है? कुछ चीजें जो बेसिक शुरुआत है। एक्चुअली ये हमारे आयुर्वेदा सेक्शन में है। सरसों के तेल में 1 चम्मच आपने सरसों का तेल लिया, उसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक डाला। उसका काम क्या है, आपके मसूड़े में अगर इन्फेक्शन है, जैसे कि गंदगी जमी हुई है, तो वो नमक सरसों के तेल में घुलेगा नहीं, वो एज अ स्क्रब काम करेगा। जब आप फिंगर से उसको मसाज करेंगे तो गंदगी हटाएगा। तो जैसे पाइरिया नाम की बीमारियां जो होती है, इससे मसूड़े में इन्फेक्शन, गंदगी जमती है, उस बीमारी को खत्म करने के लिए नमक और तेल का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी समस्या क्या रही, जैसे घर में कोई महिला टूथपेस्ट लगा लिया, आप इमेजिन करिए कभी कभार पेशेंट को पेन होता है तो पेट्रोल कॉटन में करके दांत पे लगा लेते हैं, पेट्रोल या मदार का पेड़ होता है उसका मिल्क जो है दांत पे लगा लेते हैं। ऐसे बहुत से मेजर्स करते हैं सिर्फ पेन को मैनेज करने के लिए। पेन आपका फ्रेंड है। अगर आपको दर्द हो रहा है, सपोज मैं गिरा, मुझे दर्द हो रहा है, तो मुझे चोट लगी तो मुझे दर्द होना चाहिए। दर्द नहीं है अगर और आप सडन देख रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, यानी कि आपके दांत की नस वहां मर गई है, अब आपको वो कुछ भी सेंस नहीं आ रहा है, आपकी बॉडी का उस पर कोई आप कंट्रोल नहीं रह गया है।
वो कोई भी बीमारी बना सकती है। तो एक खराब दांत, एक कैविटी वाला दांत, ये आपके लिए ज्यादा खतरा है अगर वो पेन नहीं बता रहा। बिल्कुल। तो बड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है ताकि आप घर बैठकर इन चीजों का ध्यान रखें। और एक कंडीशन जब हमारे शुरुआत से जब स्टार्टिंग होती है किसी भी बीमारी की और हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं, जैसे सर ने अभी बताया कि चोट लेके वो पेन नहीं हुआ, तो वो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है। आखिर क्यों, क्या सेंसेशन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, और ऐसे में हमें सही वक्त में डेंटिस्ट के पास पहुंचना चाहिए। अब जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके इर्द गिर्द या वो खुद अगर प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसे में क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? साथ में अगर वो दांत की तमाम समस्याओं से अगर जूझ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स अगर वो फेस कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, मैं एक सीरियस मैसेज है जो मदर्स हैं अभी प्रेगनेंसी में है और उनके बच्चों मतलब उनको जो है दांतों में इशू लगता है। तो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं मैं, जब एक माँ पेन में होती है तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं, जो आपके बच्चे के थ्रू पास नाल के थ्रू जा सकते हैं। अब आप सोचिए, ये रिसर्च में पाया गया है कि बच्चे के अंदर बिहेवियर चेंजेस आते हैं अगर स्ट्रेस हार्मोन माँ का बच्चे के पास गया। चेंजेस जैसे कि बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ में भी हम बदलाव देख सकते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि मदर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। आपको लग रहा है कि हम मेडिसिन ना ले, डॉक्टर के पास ना जाएं, एनी हाउ पेन टॉलरेट करके किसी तरह से डिलीवरी हो जाए, बट आप और आपके साथ आपका बच्चा दोनों ही उस दर्द की तकलीफ उठा रहा है। तो मैं चाहूंगा मिनिमम से मिनिमम आप अगर कोई भी डेंटल इशू है, एक बार डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श लें, बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में सुझाव लें, जो प्रोटोकॉल डॉक्टर फॉलो करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनके बारे में डिस्कशन करें। जब आप एकदम श्योर हो जाए कि मैं एकदम सेफ रहूंगी, मेरा बच्चा एकदम सेफ रहेगा, फिर आप डॉक्टर से कहिए कि प्लीज ट्रीट माय टूथ, मेरे को पेन खत्म करिए ताकि मैं अपने एक अच्छी डिलीवरी की तरफ फोकस कर सकूं और अपनी परेशानी खत्म कर सकूं। अच्छा, अभी तक तो सर बात होगी उन लोगों की जो दांत का दर्द हुआ है, तमाम रिलेटेड प्रॉब्लम इससे हुई, वो फेस करते हैं, लेकिन आपके पास बहुत देर में आते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होंगे जो आपके पास बार बार आ रहे होंगे कि सर बहुत दर्द है, बहुत प्रॉब्लम है, आपके टेस्ट में उनमें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। होता होगा ऐसा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पेन है, तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या समझाते हैं, क्या इलाज है? एक मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं। एक हमारी कॉलोनी के पीछे ही एक जो पेशेंट की कैंसर से डेथ हो गई, उसको ओरल कैंसर था, उसकी डेथ हो गई। अब उस पेशेंट के जो ग्रुप वाले थे वो 10-15 लोग थे, वो सभी लोग पान सुपारी खाने में एक्सपर्ट थे। अब क्या हुआ, सबको टेंशन हुई कि जब मेरा एक साथी जा सकता है तो मुझे भी हो सकती है। अब एक दिन में मेरे पास 12 पेशेंट्स आए, सेम एक ही परेशानी लेकर के, लेकिन अलग अलग टाइम पे आए। किसी ने दूसरे को बताया नहीं। अच्छा, किसी को नहीं, बस सबके दिल में डर है, सबके और सब अलग अलग सब अलग अलग है। और डॉक्टर साहब चेक करिए, एक्सरे करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड कर लीजिए, जो भी हो सके, मुझे अगर कैंसर है तो मुझे अभी बता दीजिए। मैंने कहा भाई नहीं है कैंसर। तो ये जो एंजाइटी है, जो डर बैठ जाना, यही आगे चल के आपको डिप्रेशन तक ले जाता है। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स को देखा, ट्रीट किया है, और काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट्स को कि आपको अब ऐसी बीमारी नहीं है। उनको लगता है कि नहीं मुझे कैंसर बनना है। अभी परसों की बात है, एक पेशेंट सामने पैथोलॉजी के पास गया कि मेरा बायोप्सी कर दीजिए। अच्छा, डायरेक्ट बायोप्सी कर दीजिए, वो खुद को बोल रहा है। हाँ, तो पैथोलॉजिस्ट ने कहा जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं देगा तो मैं बायोप्सी नहीं कर सकता। वो मेरे पास लिखवाने आया था कि सर बायोप्सी के लिए लिख दीजिए, मुझे अपने तन की बायोप्सी करानी है। मैंने कहा जब आपको कोई समस्या नहीं है क्यों बायोप्सी करानी है, जस्ट चेक करना है कि मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिप्रेशन, एक मेंटालिटी, एक साइकोलॉजी बन जाती है जब हम किसी बीमारी से लड़ने के एक हाइट तक पहुंच जाते हैं। जी। अच्छा, कौन से मरीज ज्यादातर आपके पास आते हैं इलाज के लिए, किस तरह? सबसे बड़ा इशू जो मैं आज की डेट में देखता हूँ वो है एक तरफ से खाना, एक तरफ से ना खा पाना। अब उसमें क्या होता है कि जबड़े में तकलीफें होना स्टार्ट हो जाती है। ये सबसे कॉमनेस्ट इशू देखते हैं। अच्छा, उसमें परेशानी की बात क्या आती है, एक तरफ से खाते खाते ही दांतों में कैविटी होना, फिर सेंसिटिविटी होना, और आगे चल के फिर मुझे उन दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसको आरसीटी कहते हैं कॉमन में, आरसीटी करना पड़ता है, और साथ ही साथ फिर हम दांतों को जो मिसिंग होता है उनको लगाया जाता है। तो सबसे कॉमन इशू जो हम फेस करते हैं क्लिनिक पे वो इसी चीज का होता है। कैविटी क्या है, बड़े कम शब्दों में लोगों को कैसे समझाएं? कैविटी का मतलब ये हुआ कि
कुछ बैक्टीरिया ने अपना एक कॉलोनी बनाई, आपने अपने दांतों में उनको एक घर दिया, वो बैक्टीरिया उस घर में रहे, धीरे धीरे वो बैक्टीरिया ने उस दांत को ही खा गए। तो जो पार्ट आपका दांत का कट हुआ, दैट इज कॉल्ड कैविटी। उसका इलाज आरसीटी ही है। कैविटी अगर आपके दांतों की नस तक नहीं पहुंची है तो सिर्फ फिलिंग होकर के ही वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मजे की बात क्या है कि मेरे पास फिलिंग का केस हफ्ते में 2-3 आता है और आरसीटी का केस सैकड़ों आते हैं, क्योंकि हम उस स्टेज तक उसे ले गए। स्टेज तक लैक ऑफ टाइम, हमारे पास समय नहीं, या अभी डॉक्टर साहब पेन नहीं हो रहा है, जब पेन होगा तो देखा जाएगा। आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है उसमें? आरसीटी में बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी दांत की नसें बैक्टीरिया से खराब हो गई, चाहे वो बैक्टीरिया से खराब हो गई, चाहे वो दांत क्रैक कर गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो, या एनी हाउ अंदर की नर्व जो है नस खराब हो गई, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हीं नर्व को रिप्लेस करते हैं आर्टिफिशियल नर्व से, या फिलिंग करके उस दांतों को ठीक करते हैं। इसी प्रोसीजर को रूट कैनाल कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान या किसी भी एज में पेशेंट को एंजियोप्लास्टी हो रखी है, बाईपास सर्जरी हो रखी है, या कोई भी समस्या हो, कैंसर तक की समस्या हो है, फिर भी आरसीटी को एक सबसे सेफ ट्रीटमेंट माना जाता है आपके दांतों को बचाने का। अच्छा, तो अगर डॉक्टर कहीं आपसे कह रहा है कि आरसीटी होगी तो डरना नहीं है सर? एग्जैक्टली, आरसीटी बस ये एक छोटा सा डर होता है इंजेक्शन लगने का, उसके बाद आरसीटी इज कम्प्लीटली पेनलेस। आज के डेट में वो एकदम पेन फ्री सेगमेंट हो चुका है, जिससे पेशेंट अपना आपके 2 से 3 बार में ट्रीटमेंट करा करके दांत ठीक करा लेता है। सर ब्रेसेस क्या है और इसे कौन सी एज में लगाना चाहिए? ब्रेसेस का मतलब ये रहा कि हमारे दांत टेढ़े मेढ़े निकले और हमने स्टार्टिंग फेज में ध्यान नहीं दिया, तो डेवलपमेंट ही ऐसा दांतों का होगा कि वो टेढ़े मेढ़े हो गए। अब सबसे बेस्ट टाइम होता है जब हमारी बच्चे की ग्रोथ हो रही हो, यानी कि 13-14 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स तक, वो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। क्योंकि उसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक ग्रोथ को, जो दांत बाहर आ रहे थे उनको डायरेक्शन दे दिया कि बाहर ना करके भैया नीचे जाओ, ठीक है, और उसी से दांत सही हो गया। आज की डेट में सबसे एडवांस तरीका आया है ब्रेसेस का, अलाइनर्स। अलाइनर्स यानी कि जैसे पहले मुंह में तार लगता था तो पेशेंट को थोड़ा सा शाई फील होता था, पार्टी में नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे। अब अलाइनर्स में क्या है कि हमने सिर्फ मेजरमेंट्स किया, ट्रांसपेरेंट प्लेट्स, मतलब वो आप लिटरली मैं पहनूंगा तो आप जान में नहीं पाएंगे, वो प्लेट्स लगा दी और उसको 15-20 दिन में हम प्लेट चेंज करते गए। 1 साल में आपको सब लाइन अप हो गया। 1 साल तो वो बहुत ही अच्छा इनोवेशन आया है। और एआई जो अभी सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट चल रहा है हम लोग की टेक्नोलॉजी में, उसने इतना अच्छा अलाइनर को इनकॉर्पोरेट कर दिया हमारी प्रैक्टिस में कि हम लोग के लिए बहुत एकदम बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए वरदान हो गया है वो। ओके, ये तो आपने हायर टेक्नोलॉजी की बात की। अगर हम पीछे जाते हैं तो जो वायर वाली अभी तक चल रही थी, वायर के थ्रू दांतों को अंदर करना और लाइन करना, सर जो जिन लोगों ने ज्यादा वायर लगाया है, मतलब काफी वक्त तक या लगाते हैं, तो क्या जो वायर से एक जो घर्षण की अभी हमने बात की थी, वो अगर गाल में होती है, क्या उससे भी कैंसर सिम्टम्स डेवलप होते हैं? मैं ये बात तो हर पेरेंट को कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे में वायर मैंने लगाया है और वो चुभ रहा है तो आप इमीडिएट लेकर के आइए, उनसे सही कराइए। कैंसर वायर से तो नहीं बनता, कैंसर बनने का एक ही कारण है, एक ही पॉइंट पे, एक ही पार्ट पे बार बार हमें पिंच कर रहे हैं, बार बार छोड़ दे रहे हैं, चाहे वो टबैको रखने की वजह से हुआ हो, चाहे वो आर्टिफिशियल दांत जो लगाया गया उनके गड़ने की वजह से हो रहा हो, किसी एनी हाउ एक ही पॉइंट पे बार बार ट्रबल देंगे तो आगे चल के वो दूसरी बीमारी डेवलप हो जाएगी। आपने पेरेंट्स की जब बात की है कि बच्चों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास आना चाहिए, कम उम्र में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही हो, पेरेंट्स को किस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें डेंटिस्ट के पास न जाना पड़े, और साथ में जब, क्योंकि डेंटिस्ट तब वो स्टेज होती है जब, क्योंकि ओरल का मामला है, फिर हमारी तमाम ओवरऑल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, मतलब ऐसा डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। Exactly. तो क्या ख्याल रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो अभी सबसे बड़ा इशू आ रहा है, बच्चों की फिजिकल ग्रोथ एक्सरसाइज हो ही नहीं रही। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर आकर के ट्यूशन पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना फिर मोबाइल देख रहे हैं, सिर्फ स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है। अब वहां पे लैकिंग क्या हो रही है, आउटडोर गेम्स बच्चे खेल ही नहीं रहे हैं। आपको आज चौंकाने की बात बताता हूं मैं कि हमारे दांतों का जो ग्रोथ है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है। ग्रेविटी यानी कि हमारे ऊपर के दांत ग्रेविटी के फेवर में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फेवर में निकलते हैं, और नीचे के दांत इसी के अगेंस्ट में। अब मेरा बच्चा अगर फोन सर झुका के चलाता रहेगा दिन भर तो उसका दांत बाहर की तरफ निकलेगा और नीचे का दांत अंदर। तो आज के डेट में सबसे कंसर्निंग पार्ट क्या है कि पेरेंट्स आ रहे हैं जिनका बच्चा 8 साल 9 साल का है,
वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे का दूध का गिरा नहीं और परमानेंट दांत अंदर से निकल आया। अच्छा। अब मुझे क्या करना पड़ता है, इंटेंशनली मुझे दूध के दांत को निकालना पड़ता है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपका हेड पोस्चर, इमेजिन करिए हम लोग के पेरेंट्स डांटते थे कि झुक के नहीं पढ़ना है, स्ट्रेट होके लिखिए, स्ट्रेट होके पढ़िए। ये सब उसके रीजंस हैं जो अननोन रहे। हमें अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डेवलप करने हैं कि आप सीधे बैठ के पढ़ाई करिए, सीधे बैठ के लिखिए। अगर आप फोन भी जितने टाइम के लिए भी देख रहे हैं, आपको हेड को स्ट्रेट रखना चाहिए। ये संस्कार तो पहले से डेवलप करिए। हमने आपने कितना रस्सी कूदी है, कितना खेल किया है, कितना शैतानियां की हैं, वो टाइम गया नहीं है। वो अपने बच्चों में इनकॉर्पोरेट करें। जितना अच्छे से आउटडोर गेम बच्चे खेलेंगे, उतनी ही अच्छी दांतों की ग्रोथ, उतनी अच्छी फिजिक बच्चों की डेवलप होगी। सर ये तो तमाम चीजें हो रही जो हमारे दांतों से जुड़ी। अब बैड ब्रीथ पर अगर हम आपसे क्या कहेंगे, बैड ब्रीथ को लेकर क्यों होनी है और कैसे इसका इलाज कैसे? सी बैड ब्रीथ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि मेरे मुंह से स्मेल आ हो रही है। पहली बार जो रीजन था सॉफ्ट टूथब्रश करना और उसको चेंज ना करना बहुत लंबे समय तक। बैड ब्रीथ का दूसरा रीजन क्या है कि हमारे दांतों में प्लाक यानी कि गंदगी की लेयर बनती जा रही है पर डे, लेयर बाय लेयर इम्प्रूव बढ़ती जा रही है वो, और वो ही आगे चल के आपके मुंह में बैड ब्रीथ का कारण बनती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, जब हम ब्रश कर रहे हैं, हमारा ब्रश हर दांत की सरफेस तक नहीं जा रहा। कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे आखिरी दांत का सरफेस वो छूटा ही रहेगा, वो छूटा रहता है। लोग ब्रश भी बढ़ा लेते हैं क्योंकि पैसा खर्च कर रहा है, फिर वो लास्ट तक जाता नहीं जाता। और कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो हम दांतों के अंदर की सरफेस पे क्या ब्रश लेके जा रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जहां से हमारी बैड ब्रीथ की इशू स्टार्ट होता है। फिर डाइटरी हैबिट्स। अब जब हम खाना खा रहे हैं तो उसमें लेट्स सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपने अमरूद को लास्ट टाइम काट के कब खाया था, दांत से काट के कब खाया था, शायद याद नहीं। एप्पल तो जब हम फ्रूट को चॉप करके खाएंगे तो हमारे दांतों में प्रेशर नहीं जाएगा। बैक्टीरिया जो प्लाक बनाएगा, जब उसपे कुछ कड़ा प्रेशर ही नहीं पड़ रहा तो वो हट ही नहीं रहा, वही लेटर ऑन आगे चल के बैड ब्रीथ बनाते हैं। सबसे बड़ा इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करिए, ब्रशिंग करने के तरीकों को चेंज करिए और नाइट ब्रशिंग स्टार्ट करिए। आपकी बैड ब्रीथ खत्म। लेकिन नाइट ब्रीथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जब चॉप करके और दांतों से काट कर खाने की बात की है, ऐसे में मुझे एक चीज याद है, मम्मी हमेशा मेरे से ये कहती थी कि अगर सेब है इसको मतलब डायरेक्ट दांतों से खाना है तो वो ज्यादा फायदा देगा। तो मैं ये सोचता था कि सेम एप्पल अगर मैं काट के खा रहा हूँ तो क्या फायदा दे रहा है और वो दांतों से खा रहा हूँ तो ज्यादा फायदा दे रहा है, ऐसा क्यों? लेकिन उसका रीजन दांतों के फायदे के लिए है, ना कि वो एप्पल से हो रहा है। ये चीज हमारी एक्सरसाइज दांतों से हो रहा है। कैसा सेशन रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत ही अच्छा। मैं आपको पहले फिर से शुभकामनाएं दूंगा, इतने अच्छे तरीके से आपने पॉडकास्ट किया, और मैं तो अपनी रील्स का वेट करूंगा। ओके क्योंकि मुझे भी पोस्ट करनी है फेसबुक पे आपके लिए, और लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा और ऐसे ही आप अपने पॉडकास्ट करिए, मिलियंस और मिलियंस फॉलोअर्स आपके बनते रहे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आज के हमारे गेस्ट डेंटिस्ट डॉक्टर पीयूष रंजन जी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाया है, और पहुंचाने की वजह से दिखती है कि आप घर बैठकर ऐसी चीजों को फॉलो करें ताकि इनके पास ना आ सके क्या इनका नुकसान होगा और आपका जो जेब है वो भारी नहीं हो सके। खैर, आज का टॉपिक हमारा दांतों से जुड़ा हुआ था, पिछला टॉपिक हमारा बच्चों से था। अगला टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूके टाइम्स में फरहान आकिब खान। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।